ठीक है, अब मैं रेस्पिरेशन वाला मॉड्यूल पढ़ूंगी। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ूंगी, इसमें सबसे पहले मैं पढ़ूंगी मसल्स और रेस्पिरेशन पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं गाइडन की। मसल्स और रेस्पिरेशन कौन से मसल्स होते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है, एक आती है इंस्पायरेशन, दूसरी होती है एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन में भी क्या आती है, एक तो होती है रेस्ट की इंस्पायरेशन और दूसरी होती है फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, जब रेस्ट की इंस्पायरेशन में उसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, डायफ्राम। ठीक है, पहले नाम याद कर लो, डायफ्राम। ठीक है, और जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन होती है उसमें क्या होती है, डायफ्राम होती है। उसके अलावा दूसरे एक्सटर्नल डायफ्राम के अलावा क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, स्टेनोक्लाइडर मस्टॉइड मसल, स्केलियस मसल और सेरेटस इंटीरियर मसल, ये 5 होते हैं। ठीक है, जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में होती है। अब मैकेनिज्म पढ़ूंगी। रेस्ट में क्या होता है कि ना वो रेस्ट में क्या होता है कि डायफ्राम क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। डायफ्राम वैसे कैसे होता है, डोम शेप में होता है। ठीक है, ऐसे डोम शेप में होता है। इसमें कंट्रैक्ट करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा तो ऐसे हो जाएगा, और उसकी जो अंदर जो थोरेसिक जो है ना वो ना डायमीटर इंक्रीज़ होगा। जब डायमीटर इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर इन्वर्स होता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोरेसिक डायमीटर वर्टिकली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये डायफ्राम के कंट्रैक्ट होने की वजह से जो थोरेसिक डाया है वो वर्टिकली इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर डिक्रीज़ होगा और हवा जो है वो बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर आएगी और इनहेलेशन होगी। ठीक है, इंस्पायरेशन होगी। फोर्स्ड इंस्पायरेशन में क्या होगा कि ना डायमीटर जो है, डायफ्राम जो है ना वो ना वो डायफ्राम क्या करवाएगी, वर्टिकली डायमीटर इंक्रीज़ कराएगी, लेकिन जो बाकी मसल्स हैं वो क्या करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ कराएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज़ होगा और अंदर हवा आएगी। ठीक है, इसके अलावा फोर्स्ड वो ये बकेट हैंड मूवमेंट में लास्ट में पढ़ूंगी। एक्सपायरेशन के मसल्स कौन से होते हैं, तो ड्यूरिंग रेस्ट होते हैं और ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई भी मसल इतना कोई खास होता नहीं है उसमें, क्योंकि वो एनर्जी वाली नहीं लगती। उसमें क्या होता है कि ना इलास्टिक रिकॉइल ऑफ डायफ्राम होता है, मतलब बगैर किसी एनर्जी के डायफ्राम जो है ना वो ना इन्वॉल्व डायफ्राम ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ डायफ्राम होता है। मतलब कि ना डायफ्राम भी बगैर किसी एनर्जी के ना अपनी ऐसे था ना, तो अपनी बगैर किसी एनर्जी के ना नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो एक्सपायरेशन होगी। ठीक है, और वो जो है ना वो ये है पैसिवली। ठीक है, पैसिवली होगी ये एक्सपायरेशन। उसके अलावा ये क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि ना डायफ्राम वर्टिकली डायमीटर डिक्रीज़ कराएगा। और फोर्स्ड एक्सपायरेशन किसके थ्रू होगी, मसल कौन सा होगा, एक तो होंगी इंटरनल इंटरकोस्टल, दूसरा होगा एब्डोमिनल रेक्टा। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा कि ना ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज़ करवाएंगे, और वो जो है ना डायफ्राम जो है ना वो ना वर्टिकली डायमीटर डिक्रीज़ कराएगा और हवा जो है ना अंदर से बाहर जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बकल हैंडल मूवमेंट क्या होता है, बकल हैंडल मूवमेंट ये होता है कि ना जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है ना वो ना एज अ बकेट की तरह होती है, क्योंकि उसका जो हैंडल होता है वो जब ऊपर करते हैं तो ना वो ना राइट वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाती है लाइक रिब्स। इंस्पायरेशन के वक्त ना रिब्स भी जो है ना अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाती हैं, और एक्सपायरेशन के वक्त रिब्स भी जो है ना वो ना क्या करती हैं, हैंडल की तरह नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड जाती है एक्सपायरेशन के वक्त। ठीक है, तो हैंडल किससे रिजेंबल करता है, बकेट का रिब्स से। ठीक है, तो ये बकेट हैंडल मूवमेंट है जो कि शो करती है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, अब ये हमने मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। आप क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्रेशर्स में पहली आती है, ठीक है, प्लूरल प्रेशर आएगी। ठीक है, प्लूरल प्रेशर आएगा। उसके बाद क्या पढ़ूंगी, अल्विलर प्रेशर के बारे में पढ़ूंगी। उसके बाद पढ़ूंगी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में। प्लूरल प्रेशर क्या होता है, पहले जो ना वो ना होता क्या ये पढ़ूंगी। ठीक है, अब प्लूरा के इर्द गिर्द ये लिखी हुई लाइन, प्लूरा जो है ना लंग्स के इर्द गिर्द 2 प्लूरा होती है, एक विसरल प्लूरा होती है और पैराइटल प्लूरा होती है। ठीक है, विसरल प्लूरा अंदर की तरफ होती है, पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ होती है। इन दोनों के बीच में जो ना प्लूरल कैविटी होता है। ठीक है, जो कि जिसमें प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, अब उस प्लूरल फ्लूइड ये होती क्यों है कि प्लूरल फ्लूइड होता क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, कि फ्रिक्शन डिक्रीज करवाते हैं। ठीक है, उस प्लूरल फ्लूइड का जो है ना वो ना दूसरा इसका काम ये होता है कि ना ये प्लूरल फ्लूइड का जो है ना वो ना एक प्रेशर होता है जिसको प्लूरल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उस मतलब उस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको प्लूरल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ना ये प्रेशर क्या करता है, लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में लंग्स को ऐसी फोर्सेस लगती है कि लंग्स जो ना अंदर की तरफ धकेलते हैं, अंदर की तरफ होने की होता है, तो ना ऐसा ये प्लूरल प्रेशर वो होता है कि लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ूंगी। इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो ना ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। इसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, जब एक्सपायरेशन होती है तो -5 सेंटीमीटर होती है, जब इंस्पायरेशन होती है तो -7.5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इंस्पायरेशन के वक्त जो है ना वो लंग्स बड़ा एक्सपेंड होता है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये माइनस क्यों होती हैं, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से इसको ये लिम्फेटिक जो है ना वो ना ड्रेन करती है इसमें से प्रेशर चीज़ें, तो ना वहाँ इसकी वजह से ये जो है वो ना ये लिम्फ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये क्या क्या पढ़ूंगी, पहले होता क्या है, ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद इसके वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड क्या पढ़ूंगी, एल्वेलर प्रेशर के बारे में पढ़ूंगी। एल्वेलर प्रेशर क्या होता है, पहले इसमें ये वही 3 चीज़ें याद करूंगी, ठीक है। प्रेशर इनसाइड एल्वेलर, इसका होता क्या है, ये प्रेशर इनसाइड एल्वेलर, ठीक है, होता क्या है, ये प्रेशर इनसाइड एल्वेलर को एल्वेलर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी वैल्यूज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो ना एल्वेलर को एक्सपेंड करने में नहीं हेल्प करती, ठीक है, ये सिर्फ अंदर प्रेशर होती है, ठीक है। एक एल्वेलर को एक्सपेंड प्रेशर करने जो ना वो ना एक और प्रेशर होता है, ठीक है, वो पढ़ूंगी थर्ड प्रेशर, ठीक है। थर्ड इसमें जो ना वो चीज़ इसकी वैल्यूज़ पढ़ूंगी। ये क्या होता है कि ना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन -1 होता है और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या आ जाता है, ये +1 तक चला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन -1 होता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन +1 होता है। वो क्या था, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कितना था, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो था -5 सेंटीमीटर और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या था, ठीक है। और ये जो है वो ये क्या था, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन -7.5 था और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन -5.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये भी वैल्यूज़ में मैंने याद कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाँ, इसके अलावा एक चीज़ ये याद कर ली, क्या करती है ये लंग्स को, एल्वेलाई को एक्सपेंड नहीं करवाती, इसकी वैल्यूज़ पढ़ ली। इसमें एक और चीज़ है ज़ीरो डिफरेंस प्रेशर। ज़ीरो डिफरेंस प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, जब कोई भी एयर जो है ना मूविंग इन ना आउट मूव कर रही हो, तो वो एल्वेलाई का प्रेशर जो है ना वो ना एल्वेलाई का प्रेशर सेम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, क्योंकि सेम वो जो ना कोई भी हवा ना इनवर्ड ना आउटवर्ड मूव कर रही है, वो प्रेशर क्या कहलाता है, ज़ीरो डिफरेंस प्रेशर, ठीक है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, वो हमने पढ़ा था कि एल्वेलर प्रेशर जो है ना वो ना एक्सपेंड नहीं करवाती है एल्वेलाई को, तो कौन करवाती है, मैंने बताया था तीसरा वाला प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है ना वो ना एक्सपेंड करवाती है एल्वेलाई को। वो कैसे एक्सपेंड कराती है, क्योंकि एल्वेलाई में जो ना प्रेशर मौजूद होता है वो सिर्फ एल्वेलाई को प्रेशर वो जो ना एक्सपेंड नहीं करवाता, क्योंकि लंग्स भी जो ना प्रेशर लगाती हैं, वो दोनों एल्वेलाई को जो ना हेल्प करवाती हैं, जो ना वो दोनों जो ना वो ना इन्फ्लुएंस करती हैं एल्वेलाई को एक्सपेंड करवाने में। तो ट्रांसपेरेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वेलर प्रेशर एंड पिलर प्रेशर, ये इसकी डेफिनेशन है। जो कोई उसको जो ना वो ना ये जो ना ट्रांसपेरेंट प्रेशर, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा कि ना ये एल्वेलाई को एक्सपेंड करवाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो ना डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये जो ना ये प्रेशर ताकि ये ट्रांसपेरेंट प्रेशर होता है क्यों है, ताकि लंग्स एल्वेलाई को एक्सपेंड क्यों करवाया जाता है, कि ताकि ये जो इलास्टिक रिकॉइल, एक ना एल्वेलाई पर इलास्टिक रिकॉइल लगती है, ठीक है, जो कि रिकॉइल प्रेशर कहलाती है, ताकि ये जो ना एल्वेलाई जो ना अंदर की तरफ जो ना वो ना कोलैप्स होना होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉइल प्रेशर होती है उन पर, तो उसको जो है ना अपोज करने के लिए, ताकि एल्वेलाई को एक्सपेंड रखा जाए, ट्रांसपेरेंट प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ूंगी, क्योंकि अभी जो ना वो ना सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन होती क्या है, हमने पढ़ा, ये हमने पहले जो ना 9th मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि जैसे वाटर का ड्रॉप है, वहाँ से हर तरीके से हर तरफ से फोर्स आती है, ये जो ना वाटर का ड्रॉप अंदर की तरफ है, ठीक है, वहाँ से हर तरफ से फोर्स आती है, वो जो ना न्यूट्रलाइज कर लेती है और वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो सरफेस वाले जो ना वाटर के होती है ना, वाटर होता है, तो ना वहाँ पर जो ना सिर्फ फोर्स नीचे की तरफ होती है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करती है, और वो जो प्रेशर लगता है, वो जो टेंशन लगती है, उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन होगी, ये इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन एल्वेलाई में कैसी होती है कि ना एल्वेलाई की जो अंदर वाली लेयर है, वो जो ना वाटर की मौजूद होती है, उसके अंदर जो ना वो ना हवा मौजूद होती है, ठीक है, एयर मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये वाटर और एयर जो ना वो इंटरेक्ट करते हैं और सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या करती है, एल्वेलाई जो ना कोलैप्स जो ना हो सकती है, दैट कैन कॉज टू कोलैप्स एल्वेलाई को कोलैप्स कर सकती है। लेकिन ये कोलैप्स ना हो, ताकि टाइप 2 एल्वेलर सेल जो ना एपिथेलियम सेल जो ना सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन बतानी है, ठीक है। अब सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन बतानी है, उसमें क्या होगी, एक तो फॉस्फोलिपिड होगा, लिपिड में कौन सी होगी, लेसिथिन होगी, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स होंगी, एपोप्रोटीन्स होंगी, ठीक है। उसके अलावा मिनरल को क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट क्या करेगा, सर्फेक्टेंट जो ना सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये बता सकती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट है कि एल्वेलर रेडियस के साथ सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या होता है, अगर पूछ लें, अगर रेडियस कम होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, बिकॉज ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो नियर आ जाएंगे सामने, और जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर व्हेन देयर इज बर्थ, अगर बर्थ जो है ना प्रीमेच्योर बर्थ हो, मतलब क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ हो और लंग्स जो है ना मेच्योर ना होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होती है ना कि ना अभी हमें पता है कि ना सर्फेक्टेंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि ना 6 to 7 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन में ना सर्फेक्टेंट पूरा बनना स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि ना बच्चे के पास में ना पूरा सर्फेक्टेंट नहीं बना होगा और लंग्स मेच्योर नहीं होंगे और सर्फेक्टेंट पूरा नहीं बना होगा, जिसकी वजह से जो ना वो सरफेस टेंशन उन लंग्स में ज़्यादा होगी। तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो लंग्स पर हवा जाएगी, जिसकी वजह से जब हवा, क्योंकि लंग्स फंक्शनल होते हैं आफ्टर बर्थ, तो जब हवा जाएगी तो ना सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ के एल्वेलाई जो ना उनके कोलैप्स कर जाएंगे बच्चों की, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीट ये दोनों जो ना वो ना वेज ही हैं, ठीक है, एक ये वे है, दूसरा ये वे। पहला वे क्या है? कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग की जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो ना लंग्स एक्सपेंड रहेंगे। और दूसरा स्टेरॉइड इंजेक्शंस दी जाएँ। स्टेरॉइड इंजेक्शंस मदर की वक्त अगर प्रीमेच्योर बर्थ जो सस्पेंड किया जाए तो, क्योंकि स्टेरॉइड इंजेक्शंस क्या करवाती हैं? स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाती हैं, ठीक है, टाइप 2 एप्सिलियम सेल से, ताकि जो ना फिर ज़्यादा सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होगा और बच्चे के पैदा होने के बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक कंटिन्यूस पॉजिटिव ब्रीथिंग है, दूसरा स्टेरॉइड इंजेक्शन है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? कंप्लायंस ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ लंग्स क्या होता है? क्योंकि ये टॉपिक है, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कर लिया, अब पढ़ेंगे कंप्लायंस ऑफ लंग। कंप्लायंस ऑफ लंग क्या होती है? कि एक्सटेंड टू विच लंग्स कैन एक्सपेंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपिरेटरी प्रेशर, मतलब कि ना जितना लंग्स एक्सपेंड कर सके हर यूनिट ट्रांसपिरेटरी प्रेशर इंक्रीज करने पे, हर यूनिट ट्रांसपिरेटरी प्रेशर इंक्रीज करने पे, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि ज़्यादा लंग्स एक्सपेंड करेगा तो ज़्यादा कंप्लायंस होगी, ठीक है। तो नॉर्मल कंप्लायंस ज़्यादा किसकी होती है? वो नॉर्मल कंप्लायंस जो है ना वो दोनों लंग्स की जो है ना 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर चीज़ है कि ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्लायंस ऑफ थॉरेक्स है कि ना लंग्स की ना खुद की अलग की कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि ना लंग्स जो है ना थॉरेक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो थॉरेक्स की कंप्लायंस भी होती है, लंग्स की कंप्लायंस भी होती है, जिसकी वजह से कंप्लायंस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाती है? उसकी वैल्यू होती है 110 मिलीलीटर पर H2, 110 मिलीलीटर। लंग्स माइनस थॉरेक्स कंप्लायंस कितनी हो जाती है? 110 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगी वैल्यू हो गई। तो मैंने क्या बताया? कंप्लायंस की डेफिनेशन बताई, उसकी वैल्यू बताई। अब उसके फैक्टर्स बताऊंगी कि ना फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेगी। अच्छा ये रुको, एक यहाँ पर मैंने बात की, इतना ज़्यादा लंग एक्सपेंड करेगा तो ज़्यादा कंप्लायंस होगी। तो यहाँ पर एक ही बात करूँगी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करूँगी, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात। इंस्पायरेशन में क्या करता है? लंग्स कम एक्सपेंड करता है, तो मतलब उसकी कम कंप्लायंस होगी। तो मतलब कि लंग की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लेस कंप्लायंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेशन में लंग ज़्यादा एक्सपेंड करता है, मतलब उसकी मोर कंप्लायंस होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। वो मोर लंग, इसी डेफिनेशन से ये पता चला था। इससे जो ना मैंने रेस्पिरेशन का पता चला, उसकी वैल्यूज़ मैंने ना थॉरेक्स की और नॉर्मल लंग्स थॉरेक्स वाले इसकी और जो ना वो ना लंग माइनस थॉरेक्स की भी फाइंड की और लंग्स की भी फाइंड की। अब बढ़ूंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लायंस। इलास्टिक रिकॉइल फोर्स ऑफ लंग्स क्या होती है? इलास्टिक रिकॉइल फोर्स जो है ना वो ना क्या होती है कि ना जो फोर्स जो है ना वो ना इलास्टिक फोर्स की वजह से जो ना वो ना लंग को जो है ना कंप्रेस करे, ठीक है। अब ये क्या करे कि ना ये जो ना वो ना कंप्लायंस के जो ना इन्वर्स होगी इसका रिलेशन, क्योंकि ये लंग्स को अंदर की तरफ धकेलेगा और कंप्लायंस का करती है एक्सपेंड कराती है। तो इलास्टिक रिकॉइल फोर्स की क्या होती है? लंग्स पे इन्वर्स रिलेशन होता है, सरफेस टेंशन का भी इन्वर्स रिलेशन होता है, बिकॉज सरफेस टेंशन भी जो है उसको कंप्रेस करता है लंग्स को और एल्वेलाई को, और वो एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से, ठीक है, इन दोनों से एक चीज़ पता चलेगी कि ना हमें ना दो फैक्टर्स पता चल गए। अब इन दोनों से ना एक चीज़ पता चलेगी कि सैलाइन फील्ड लंग्स के जो है ना एक्सपेंड करने में ईजी क्यों होते हैं? इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि सैलाइन फील्ड में क्या होता है कि ना अंदर एल्वेलाई के अंदर जो है ना वो ना सैलाइन होता है, एयर नहीं होती। तो वाटर और
सेलाइन का इंटरेक्शन होता है, वाटर एयर का इंटरेक्शन नहीं होगा तो सरफेस टेंशन नहीं होगी। तो सिर्फ सेलाइन फील्ड में एक फोर्स अफेक्ट करती है, और लेकिन नॉर्मल में क्या करती है, दो फोर्स अफेक्ट करती है, इलास्टिक रिकॉइल और सरफेस टेंशन जो पीछे पड़ा। तो दो जो नॉर्मल वाले जो ना वो ना उसकी जो ना वो ना कम कंप्लाइंट होगा, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें अपोज करेंगी, और जो सेलाइन फील्ड है वो ज़्यादा कंप्लाइंट होगा। वाई सेलाइन फील्ड लंग्स आर इजी टू एक्सपेंड, इसी वजह से कि वो ज़्यादा कंप्लाइंट होगा, बिकॉज एक ही फोर्स जो है ना उस पर एक्ट करेगी। और जितनी ठीक है, और इसमें जो है मैंने एक बात लिखी थी कि जितनी जो है ना वो ना ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो सेलाइन फील्ड पे जो है ना वो ना 1% ट्रांसपेरेंट प्रेशर लगाए तो उसका जो है ना 3 टाइम्स जो है ना नॉर्मल जो है ना लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब मैंने कंप्लायंस ऑफ लंग्स पढ़ लिया। लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी मैं फिरदौस से पढ़ूंगी, ताकि जो है ना वैल्यूज़ के साथ जो है ना वो लास्ट में पढ़ूंगी, ताकि वैल्यूज़ जो है ना साथ मिलकर पढ़ूँ तो याद रहे। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम ये पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी ना हमें ना क्या है कि ना हमें ना बाकी सारे वॉल्यूम्स जो है ना वो पता चल जाते हैं थ्रू इजीली पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ना ये जो ना रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें रेजिडुअल और एक्सपायरेटरी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना वो ना ये वाली चीज़ें फाइंड नहीं की जा सकती ईजिली, बिकॉज ये हवा जो है ना लंग्स के अंदर होता है। तो ये किसके थ्रू फाइंड किया जाता है, ये जो ना स्पायरोमीटर को हेल्प कर लेकर इनडायरेक्टली मेथड थ्रू हीलियम डिल्यूशन मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ना एक इंसान को, ये मैंने ऊपर लाइन लिखी है कि एक इंसान को जो ना वो ना इनहेल करने के लिए कहा जाता है कि वो हवा को इनहेल करे अंदर, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाती है किसके, ठीक है, वो इनहेल करेगा अंदर, सॉरी पहले जो ना एक पर्सन को कहेगा कि ना एक्सहेल करो। ठीक है, जब एक्सहेल करेगा, नॉर्मल एक्सहेल करेगा, तो उसके लंग्स में कितनी हवा रह जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेशन और रेजिडुअल वाली जो ना हवा रह जाएगी। ठीक है, फिर उस इंसान को बोला जाएगा कि इनहेल किया जाए स्पायरोमीटर के। ठीक है, वो इनहेल क्या करेगा, हीलियम हवा करेगा, हीलियम। अब जितनी हीलियम वहाँ पर डाइल्यूट होगी उसके जो ना वो ना लंग्स में पड़ी हुई हवा के साथ, उसके बेस पे पता चलेगा, जितनी डाइल्यूशन हुई उतनी ज़्यादा जो ना हवा मौजूद है, तो उसके बेस पे पता चलेगा कि लंग्स के अंदर हवा कितनी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है। तो फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जा सकता है, जितनी कंसनट्रेशन इनसाइड, पहले इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ हीलियम हो, डिवाइड करें फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ हीलियम -1 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्पायरोमीटर। तो इनिशियल ऊपर है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं पढ़ूंगी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ पर लेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 मिलीलीटर। अब टाइडल वॉल्यूम को कितना जो ना मिनट में किया जाए, क्योंकि ये तो टाइडल वॉल्यूम हुआ था एक बार जो ना ब्रीथ करने में। ठीक है, लेकिन मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम होगा उसको मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली हम 12 बार करते हैं। ये जो ना याद करने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ पहली याद कर लो। ठीक है, 12 बार हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो उसको 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लीटर हमारी कितनी हो जाएगी, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम 6 लीटर पर मिनट हो जाएगी। ठीक